तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 8 लेके। अगर तुम लोग ने पिछला चैप्टर देखा होगा तो तुम लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में जिन्यू हुआंग क्लैन पे नजर रखने के लिए उसके घर पे जाता है और वहाँ पर वो हुआंग रियोंग और उसके पापा को देखता है बात करते हुए और ब्लू स्पैरो से अपना एक जहरीला कीड़ा भी मांगता है। अब उसके आगे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हुआंग रियोंग को दिखाया जाता है, वो अपने नौकर के साथ बात कर रही होती है और ये सब ब्लू स्पैरो पेड़ के ऊपर से बैठ कर देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में रियोंग कहीं पर आई होती है और वो बोल रही होती है आखिर यहाँ पे किसी ने लालटेन क्यों नहीं जलाया, सब के सब निकम्मे होते जा रहे हैं। तभी रियोंग को कुछ एहसास होता है और वो देखती है वहाँ पर कोई दीवार के पीछे छुपा हुआ होता है और वो बोल रही होती है कौन है वहाँ पे, बाहर आओ। और वो घबरा रही होती है। तभी हमें वांग रियोंग का पापा को दिखाया जाता है और रियोंग बोलती है पापा आप हो क्या, और कह रही होती है पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो अभी भी अपने कमरे में चले गए थे सोने के लिए, आपको कुछ चाहिए क्या, पता है आपकी वजह से मैं कितनी डर गई थी। नेक्स्ट सीन में रियोंग का पापा हंसते हुए बोल रहा होता है क्यों ना तुम मुझे एक बार फिर से देख और सही से पहचान के आखिर मैं हूँ कौन, और वो रियोंग पे हमला करने जा रहा होता है। ये सब देख कर रियोंग डर जाती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है आखिर तू है कौन, तू तो मेरा पापा नहीं है, मुझे बता तू आखिर है कौन, तुझे पता भी है मैं इस राज्य की महारानी हूँ, मुझ पे हमला करने का अंजाम तुझे मालूम है क्या हो सकता है। नेक्स्ट सीन में वांग रियोंग का पापा रुक जाता है और वो रियोंग की तरह अपना रूप बदल लेता है और हंसते हुए बोल रहा होता है अब बता कि आखिर मैं हूँ कौन, सोच के बताना। और अब तक तो तुम लोग को मालूम चल ही गया होगा ये और कोई नहीं जिन्यू होता है जो अपनी पावर से ये सब कर रहा होता है। फिर रियोंग बोलती है आखिर तू है कौन, क्या तू मेरे जहरीले कीड़े के लिए आया है। फिर दूसरी रियोंग बोलती है ऐसा लगता है कि तू समझ गई कि मैं किस लिए आई हूँ, तो फिर मुझे ये बता कि मेरे हाथ में जो चीज है आखिर वो है क्या। नेक्स्ट सीन में दूसरी रियोंग के हाथ में कुछ बैज जैसा होता है और ये सब देख के असली रियोंग चौंक जाती है और वो बोलती है ये तो इमेजिनरी टोकन है और रियोंग अपने कदम को पीछे लेने लगती है। नेक्स्ट सीन में रियोंग जमीन पर सिर झुका के बैठी हुई होती है और बोल रही होती है विच क्लैन की बिलीवर हुआंग रियोंग आपकी क्या मदद कर सकती है और मेरे लिए क्या ऑर्डर है इमेजिनरी कमांडर। और अपने मन में बोलती है आखिर ये सब हो क्या रहा है, विच क्लैन के लोग मुझसे पिछले 1 साल से कांटेक्ट नहीं किए थे और मुझे लगा कि मेरे और विच क्लैन के बीच के सारे कांटेक्ट टूट चुके हैं, लेकिन ये 1 साल के बाद मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं और मेरा एक नेटल जहरीला कीड़ा भी इन लोग के हाथ में है। और बोल रही होती है मैं तो इस राज्य की महारानी होते हुए भी लुक्सी और ये विच क्लैन के सामने सिर झुकाना पड़ता है, आखिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल से भरी क्यों है। फिर रियोंग दूसरी रियोंग से पूछती है जो पहले इमेजिनरी कमांडर थे मैं उससे मिली हूँ लेकिन मैं आपको नहीं जानती। ये सुनकर दूसरी रियोंग बोलती है इस राज्य के जितने भी विच क्लैन के बिलीवर हैं वो अब से मेरा ऑर्डर मानेंगे, समझी ना, इस पूरे राज्य में सिर्फ मैं ही इमेजिनरी कमांडर हूँ और कोई नहीं। ये सब सुनकर रियोंग अपने मन में बोलती है जो पिछला इमेजिनरी कमांडर था वो काफी ताकतवर था लेकिन इसके बात करने के अंदाज से ऐसा लगता है ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है, मुझे संभल कर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में रियोंग बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इमेजिनरी कमांडर खुद मुझसे मिलने क्यों आए हैं। तभी दूसरी रियोंग बोलती है मैंने सुना है कि तू पॉइजन आर्ट प्रैक्टिस करते हुए पकड़ी गई। ये सुनकर रियोंग के पसीने छूट जाते हैं। फिर रियोंग बोलती है आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, मैंने तीसरी राजकुमारी म्यू लुक्सी को इन सब चीज में फंसाने का प्लान बनाया है। फिर दूसरी रियोंग बोलती है तूने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। नेक्स्ट सीन में दूसरी रियोंग गुस्से से बोल रही होती है लेकिन तुझे पता है लुक्सी हमारे क्लैन के लिए कितनी जरूरी है, हमारा क्लैन नॉर्थ एशियन क्लैन से हाथ मिलाना चाहता है, ये सब लुक्सी के बिना नहीं हो पाएगा और तेरी वजह से ये मेरा पूरा प्लान खराब होने वाला था, तुझे मालूम है तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। ये सब सुनकर रियोंग फिर से सिर झुका के माफी मांग रही होती है और बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए इमेजिनरी कमांडर, मैं बिना सोच समझे कुछ भी कर रही थी, मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में दूसरी रियोंग असली रियोंग के पास जाके हंसते हुए एक गोली दे रही होती है और बोल रही होती है एक काम कर अपने भाई को ये मैडनेस पॉइजन इनसे खिला दे। नेक्स्ट सीन में हमें रियोंग के भाई को दिखाया जाता है, उसके टुकड़े हो रहे होते हैं और रियोंग बोलती है इमेजिनरी कमांडर आप चाहती हो कि मैं अपने हाथों से अपने भाई की जान ले लूं। फिर दूसरी रियोंग बोलती है बिल्कुल सही, और तू ये मत भूल तेरा नेटल पॉइजन इंसेक्ट हमारे हाथ में है, अगर तू चाहे तो तू मना भी कर सकती है और तू हम लोग के लिए काम करना भी छोड़ सकती है, लेकिन उसके बाद जो होगा वो तू सोच नहीं सकी और तेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर तू मेरी बात मान के अपने भाई को ये मैडनेस पॉइजन से खिला देती है तो तेरे भाई को फिर से ठीक करना नामुमकिन भी नहीं होगा। फिर दूसरी रियोंग असली रियोंग को एक घंटी देते हुए बोल रही होती है आज के बाद तुझे अगर मुझसे बात करनी हो तो इस घंटे का इस्तेमाल करना और तुझे मैडनेस पॉइजन इंसेक्ट का ही इस्तेमाल करना है, ये मत भूलना। फिर दूसरी रियोंग जाते हुए बोल रही होती है याद रखना ये रात अगर तेरा भाई आज रात को पागल नहीं हुआ तो उसकी जगह तू पागल हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्नू को दिखाया जाता है, वो आराम से सो रहा होता है और उसका पापा उसे सोते हुए देख रहा होता है। फिर उसका पापा जाकर सारे खिड़की के पर्दे खोल देता है और जिन्नू का चादर खींचते हुए चिल्लाकर बोल रहा होता है साले कब तक सोएगा तू, उठ जा दोपहर हो गई है, धूप सर पे चढ़ गया है। और जैसे जिन्नू का पापा चादर खींचता है जिन्नू अपने चेहरे पे हाथ रख के बोल रहा होता है अरे ये धूप साला मेरे को जला रहा है, किसने सारे पर्दे खोल दिए। फिर जिन्नू का पापा जिन्नू को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है साले तू अभी तक सो रहा है, तुझे मालूम है राजमहल से कभी भी प्रोटोकॉल सिपाही आने वाले होंगे। नेक्स्ट में हमें जिन्नू को दिखाया था, जिन्नू को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो आराम से अपने आप को खुजाते हुए बोल रहा होता है तो आने दो वो लोग को, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तभी जिन्नू को पापा जिन्नू को समझाते हुए बोल रहा होता है तो ये
मत भूल वो सारे के सारे लोग महाराजा के जासूस हैं और तूने कहा था तू उन लोग को संभाल लेगा और तेरे पास कोई प्लान है, तेरे पास कोई प्लान है भी या नहीं उन लोग को ठिकाने लगाने के लिए। ये सब सुन के जिन्नू एक अजीब सा चेहरा बना लेता है जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। नेक्स्ट सीन में जिन्नू चद्दर खींच के वापस सोने जा रहा होता है और अपने पापा को बोल रहा होता है क्या बात कर रहे हो, क्या उन लोग को ठिकाने लगा देना, मैं इस राज्य का सबसे अच्छा नागरिक हूँ और अच्छे लोग कभी भी दूसरे को मारने और लड़ाई झगड़े करने की बात कभी नहीं करते और आपको तो पता ही है मैं कितना अच्छा सुलझा हुआ इंसान हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन्नू का पापा अपना जूता उतार लेता है और जिन्नू को दिखाते हुए बोल रहा होता है क्या कहा तूने, वापस बोलते हो तू बहुत सुलझा हुआ इंसान है। ये सब देख के जिन्नू घबराते हुए बोल रहा होता है मैं समझ गया आप जीत गए, मैं उठ रहा हूँ। फिर जिन्नू अपने पापा को बोल रहा होता है मैंने बस अपना प्लान बदल लिया, अगर वो लोग से आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप तब तक इंतजार कीजिए जब तक कि राजकुमारी का कोई घर न बन जाए और उसके बाद मैं राजकुमारी के साथ सारे प्रोटोकॉल ऑफिसर को अपने साथ उस घर में लेके चला जाऊंगा। फिर जिन्नू का पापा जिन्नू को बोल रहा होता है क्या घर बन जाए, तुझे मालूम भी है यहाँ पर कोई भी राजकुमारी का घर नहीं बनने वाला। नेक्स्ट सीन में जिन्नू बोल रहा होता है क्या बात कर रहे हो, मेरा कोई घर नहीं होगा, तो फिर ये मेरी और राजकुमारी की शादी की बात वो क्या थी। नेक्स्ट सीन में जिन्नू का पापा जिन्नू को समझाते हुए बोल रहा होता है कि मैं राजमहल गया था और महाराजा से तुम दोनों के लिए घर का जमीन मांगने गया था, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं उन लोगों के पास तुम लोग के लिए अभी कोई भी अच्छी जमीन नहीं है और हमें पीछे दिखा रहे होते हैं महाराजा के पास जमीन तो होता है लेकिन वो बोल रहा होता है कि मेरे पास कोई भी जमीन नहीं है। ये सब सुन के जिन्नू उदास हो जाता है और बोल रहा होता है अभी उन लोग के पास नहीं है लेकिन बाद में तो होगा ना, तो फिर क्यों ना हम लोग तब तक इंतजार करें। तभी जिन्नू का पापा बोलता है अगर इंतजार करने की बात कर रहा है फिर अच्छा है कि तू अपने अगले जन्म तक इंतजार ही करता रह जाएगा, तुझे कोई भी जमीन नहीं मिलने वाली घर बनाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्नू को दिखाया जाता है उसके चारों तरफ नौकर होते हैं और वो बहुत सारे पैसे उड़ा रहा होता है और हंस भी रहा होता है और हमें जिन्नू को दिखाते हैं जो मरेले लाश की तरह बन गया होता है और उसके सारे सपने टूट रहे होते हैं और बोल रहा होता है राजकुमारी का पति होने के बावजूद भी मुझे कोई अपना घर नहीं मिलेगा तो फिर मेरा इस राज्य का सबसे नंबर 1 नालायक बनने का क्या फायदा। और महाराजा के पास कोई इज्जत नाम की कोई चीज है कि नहीं, उसे थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही कि वो अपनी बेटी की शादी करवा रहा है लेकिन उसे कोई घर नहीं दे रहा, लोग महाराजा के बारे में क्या सोचेंगे उससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तभी जिन्नू का पापा जिन्नू को बोलता है बेटा लगता है तू अपने मकसद से भटक रहा है, तो ये मत भूल कि तेरा असली मकसद है क्या। ये दोनों ये सब बात कर ही रहे होते हैं तभी बाहर से आवाज आती है राजमहल से प्रोटोकॉल ऑफिसर आ गए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इनुचिली एक आदमी को पालकी से उतार रहा होता है और वो आदमी बहुत ज्यादा बूढ़ा होता है। फिर इनुचिली बोल रहा होता है आप इस तरफ से चलिए। नेक्स्ट सीन में हमें सारे लोग को दिखाया जाता है जिन्नू का पापा और सारे के सारे राजमहल से जो आए उन सब लोग को दिखाया जाता है। फिर इनुचिली डू डिंग बैंग बोल रहा होता है आप कैसे हैं। तभी जिन्नू का पापा बोल रहा होता है हम सब ठीक है, आप बहुत दूर से आए, थक भी गए हो गए। फिर हमें उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है डूक डिंग बैंग बधाई हो, आपके बेटे और राजकुमारी की शादी होने वाली है। तभी जिन्नू पापा बोल रहा होता है इनुची हे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था सिर्फ इनुची आने वाले हैं। और जिन्नू का पापा अपने मन में बोल रहा होता है ये इनुची है और इसका दूसरा नाम क्वीन यान है और इसका ओहदा राजमहल में बहुत ही ज्यादा ऊपर है, यहाँ तक कि महाराजा इस पे आंख बंद करके भरोसा करता है। कभी कभी तो लोग इसे महाराजा का रिश्तेदार भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है और ये बहुत ही कम राजमहल से बाहर निकलता है, तो ये आखिर आज यहाँ पर आया क्यों है। फिर पीछे से यूनिची बोलता है ये सर अपनी पूरी जिंदगी शांति से और एकदम आराम से काट रहे थे राजमहल में, लेकिन इनको कुछ मजा नहीं आ रहा था। फिर जब इनको पता चला कि राजकुमारी की शादी होने वाली है तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हुए और ये शादी देखने के लिए ये खुद यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट सीन में यूनिची है जिन्नू के पापा को बोल रहा होता है ड्यूक डिंग बैंग आपको तो पता ही है मेरी जिंदगी में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सबसे पहले क्यों ना मैं इन सारे नौकरों को उन लोग के सही जगह पे लगा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आराम से बात करेंगे। फिर जिन्नू का पापा बोल रहा होता है जैसा आपका है आप जो चाहे वो कर सकते हैं इस घर में, समझ लीजिए कि ये आपका ही घर है। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्नू को दिखाया जाता है वो नींद के मारे उबासी ले रहा होता है और यूनिची हे की नजर जिन्नू पे पड़ती है और जिन्नू को अजीब सा लगने लगता है। फिर वो यूनिची हे की तरफ मुड़ के देखता है और बोल रहा होता है कि ये बुढ़ा यूनिची मुझ पर अभी जानलेवा हमला करने की प्लानिंग कर रहा था क्या, इसकी इतनी हिम्मत जो ये मुझे डराने की कोशिश करे वो भी इतने दिन में। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोग को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस चैप्टर नंबर 9 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।